सुनो भाई, देखो अब जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, परिक्षेपण के माप। सबसे पहले ना हम देखेंगे इसके अंदर की कौन कौन से टॉपिक है। आज भाई ध्यान रखना मतलब कि जिसकी पहली क्लास छूटती है ना तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले बनते हैं वो सारे की सारी बात तुम्हें लिखवा दी जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या बात सामने आती है हमारे। ठीक, तो भाई पहले चैप्टर का नाम डाल दो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं परिक्षेपण के माप। सुनो देखो, तो मैंने इसमें जो बात ध्यान रखना वो पहले समझो है क्या कि हम कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। पहले उसमें से सबसे पहला टॉपिक मेरे पास रेंज बोलते हैं जिसको, और जो उसको पहले से समझो कि परिक्षेपण का मतलब क्या है, जो डिस्पर्जन है इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने क्या है कि पहले पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें मीन, मीडियन, मोड, ये 3 बातें पढ़ी थी। मतलब कि मैं जो इससे जो पिछला चैप्टर हुआ है तुम्हारा उसमें क्या क्या था मेरे पास, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये हुआ है। तो अब ना उन सब का मैंने तुम्हें उस क्लास में मतलब बताया था। अब जो हमारे पास ये वाली क्लास है ना, मतलब कि जो डिस्पर्जन है, जो परिक्षेपण है, इसका मतलब क्या होता है भाई। डाटा को ये मान लो कंपेयर करना होता है। डाटा को कंपेयर करने से पहले देखो हमें किसी भी डाटा को ना किसी दूसरे डाटा से कंपेयर करना होता है। जैसे तुमसे बोल दूं कि 2019 में कितने लोग बेरोजगार थे और 2020 में कितने लोग बेरोजगार हुए, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। लेकिन कंपेयर करने से पहले हमें डिस्पर्स करना होता है। डाटा को सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये पता लगाना होता है। डाटा को ये मान लो फैला के देखना होता है। ठीक है, तो ये सारी बात पहले पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक हमारे पास है वो सारे देख लो। सबसे पहला मेरे पास ना जो आ जाता है वो है रेंज, और जो रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं वो है परास। पहला टॉपिक तुम्हारे पास रेंज है। रेंज या फिर जो परास है। भाई देखो रेंज का मतलब क्या होता है, परास का मतलब क्या होता है, हम ना ये देखते हैं। जैसे मान के चलो एक सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट, हमें समझना सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं। सबसे बड़े में और जो सबसे छोटा है इसके बीच में जितने भी जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, क्लास में 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, या फिर मैं बोलूँगी 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और 10 बच्चों का टेस्ट हुआ है। तो जो सबसे टॉपर बच्चा है ना उसके मान लो 100 आए मार्क्स, और जो सबसे लूजर बच्चा है उसके मान लो सिर्फ 12 मार्क्स आए या फिर मान लो 20 मार्क्स आए। तो यहाँ पर रेंज कैसे निकलेगा, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आता है यहाँ पे। ठीक, तो रेंज भाई हमें इस तरीके से करना होता है। तो जो मेरे पास रेंज है उसे निकालना कैसे होता है, रेंज की जो कैलकुलेशन करते हैं वो मेरे पास है हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट। सबसे जो मेरे पास बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। मतलब कि बोल सकते हैं भाई हिंदी मतलब इंग्लिश जो हिंदी वाले जो है वो भी इससे हम लिखना। ठीक है, रेंज जो मेरे पास है, परास कैसे आता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़े वाला नंबर और उसमें से माइनस करना होता है सबसे छोटा वाला नंबर। अगर इसका छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, तो देखो भाई इसमें समझना क्या है। जैसे मैंने बोला कि एक क्लास का टेस्ट हुआ, उसमें 10 बच्चे हैं, तो एक का मार्क्स 10 है, फिर मान लो एक के 13 है, फिर 33 आए हैं, फिर मान लो 70 आ गया, एक के 100 है, फिर एक के मान लो 35, 40, फिर मान लो 3 और एक के 0 आए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक के मान लो आया 50 मार्क्स। भाई इस तरीके से अगर मैं बोल दूं इसमें से रेंज निकालो, ठीक है, अगर बोल दूं परास निकालो तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास। परास का फॉर्मूला क्या होता है, जो परास का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, मतलब जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट देखो कौन सा है, 100 सबसे हाईएस्ट है, जो 100 है सबसे बड़ा मेरे पास नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है भाई 3 है। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दो, तो 100 माइनस 3 क्या मेरे पास, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो, मेरे पास रेंज निकल के आ जाता है। तो कितना, 97, ये मेरा आंसर है। तो आर कितना आ गया, 97। अब देखो ये मैं तो छोटा सा टॉपिक बताया। सबसे पहली बात हमें समझना है कि देखो पहली बात तो मेरे पास मैंने रेंज बता दी, छोटा सा इसका फॉर्मूला बताया, फिर इसका एक क्वेश्चन भी करवा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने समझ में आती है वो क्या है,
हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसका कॉफिशिएंट पढ़ेंगे, मतलब कि उसी का जो गुणांक है ना वो पढ़ते हैं। बता दूंगा क्या क्या होता है। पहले मैंने रेंज के बारे में बता दिया है, अब हम क्या है कि इसी का पढ़ेंगे कॉफिशिएंट, इसी का गुणांक पढ़ेंगे वो क्या होता है। देखो अगला है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है, मतलब कि परास का गुणांक, परास का गुणांक है। भाई देखो इसमें समझना क्या, जो मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है या फिर जो परास का गुणांक है, इसका मतलब क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं इसका। जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है, ठीक है, परास का जो गुणांक है, पहले जो मेरे पास हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है ना, इसको ऊपर लिखो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब फॉर्मूला सेम है, बस मेरे पास क्या है, साइन दूसरा आ जाएगा। क्या होता है, मैंने हाईएस्ट और फिर जाके उसमें क्या कर दिया, मैंने माइनस के ऊपर लोएस्ट, सबसे बड़े में सबसे छोटा वाला माइनस कर दो, और जो उसके नीचे आ जाएगा ना वो क्या आएगा, हाईएस्ट में हमें क्या है प्लस कर देना, लोएस्ट जो सबसे छोटा वाला है उसको प्लस कर दो। सबसे देखो ऊपर क्या किया मैंने, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, और नीचे वाले में बड़े वाले में से छोटे वाले को प्लस। सी 0 है, 70 ले लो यहाँ पे, ठीक है भाई। सुनो, इस जैसे 0 आ गया ना तो मतलब कि 0 है, वैसे 0 ना मतलब मैक्सिमम आता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 70 ले लिया हमने और उसके बदले कर दिया 3, छोटा में हमने इसको मान रखा है, ठीक है, 70 कर लेना इसको। सुनो उसके बाद क्या है, अच्छा हमारे पास ना बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर मतलब कि कोई सा नंबर 0 नहीं होते। जैसे मान के चलो अगर हम पढ़े ज्योमेट्रिक मीन, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, मतलब कि उसकी हिंदी देखता हूँ क्या है, ज्योमेट्रिक जो मेरे पास मीन है उसके अंदर जो फॉर्मूला है इस तरीके से, ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। देखो जब इसके अंदर फॉर्मूला, इसमें ना कोई सी भी जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है 0 नहीं होती। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसके अंदर हमारे पास उनकी वैल्यू क्या है 0 नहीं आएंगी, ठीक है। अब सुनो, पहले इस बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने रेंज बता दिया, उसके जस्ट इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है, परास का जो गुणांक है ये बता दिया। एक तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हम आगे पढ़ने क्या वाले। अब इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल तो मैं करवाना चाहूँ तो इसी क्वेश्चन को लेता हूँ नॉर्मल। मेरे पास क्या है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, पहला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है, ठीक है। अब सुनो, पहले ऊपर क्या करेंगे, जो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है उसको कर देंगे और नीचे प्लस कर देंगे। ऊपर वाले में माइनस करना है और नीचे वाले के अंदर क्या कर देंगे, नॉर्मल सा प्लस करेंगे। फिर देखो मेरे पास क्या आता है, तो हाईएस्ट कितना है मेरे पे 100 और लोएस्ट कितना है 3, यहाँ पे 100 और प्लस 3 है। तो क्या करेंगे भाई, ऊपर आ जाएगा 97 और नीचे 103, ये ध्यान रख के चलना, ठीक। और ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है हमारे सामने, देखो कभी भी जो तुम्हारे पास ना जो गुणांक है, जो परास का जो गुणांक है वो मान लो 0 के आसपास ही रहता है। जो गुणांक आएगा ना हमेशा क्या 0 के आसपास रहता है, उससे आगे जल्दी जाता नहीं है। तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी चलनी है कि जो तुम्हारे पास जब भी कॉफिशिएंट पढ़ रहे हैं, हम कभी भी गुणांक पढ़ते हैं ना, गुणांक हमेशा क्या होता है 0 के आसपास ही रहता है, जब तक परसेंटेज में नहीं निकालते, ठीक है। ये बात ध्यान रख के चलना, इसको लिखवाऊंगा आगे। इतना हो गया पहले। अब ना जितने भी हमारे पास टॉपिक है, जो जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो सारा पहले लिखवा देना एक बार, फिर देखना क्या क्या। इससे कर लो ड्रॉइंग कर, लिखवाओ सारे। सुनो भाई, ऐसा मैंने क्या बताया था कि जो जो टॉपिक मैं करवाऊंगा उसका कॉफिशिएंट भी साथ में पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक करवाऊंगा उसका कॉफिशिएंट साथ में पढ़ेंगे, जो उसका गुणांक है वो उसके साथ में होगा। तो जो सबसे पहले मेरे पास है, मैंने क्या बताया, रेंज। पहला क्या है, रेंज है, जिसको हिंदी में परास बोलते हैं। तो भाई देखो अगर मैं रेंज पढ़ रहा हूं तो उसका कॉफिशिएंट उस साइड आ जाएगा। पहले रेंज पढ़ेंगे उसका कॉफिशिएंट, ठीक है। और जो जो बात है मेरे पास अगला जो है क्वार्टाइल डिवीजन है। क्वार्टाइल डिवीजन जिसको हिंदी में बोला जाता है भाई चतुर्थक विचलन, ठीक है। मेरे पास क्या चतुर्थक विचलन है।
और जो थर्ड है वो है माध्य विचलन। जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन। और भाई जो फोर्थ है हमारे पास वो है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन भाई थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलना है। स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में मेरे पास है इसको बोलते हैं लॉरेंज वक्र बोलते हैं, कर्व। भाई देखो मेरे पास से क्या 5 टॉपिक है। अब ना तुम्हें क्या करना है, इसका जस्ट एज इट इज उठाना है, इसको उधर लिख देना है। जैसे मैंने लिखा रेंज है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और हिंदी में मेरा से परास का गुणांक, परास का गुणांक। तो भाई क्या करो, इन सब के ना जो बाकी है उठा के उधर लिख लो स्पीड में। बस लास्ट वाले का ही लिखना, क्योंकि कर्व के अंदर ना हम कैसा कोएफिशिएंट नहीं निकाल सकते। स्पीड में कर लो उसको साइड। मैं देखो अब ना पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें ध्यान रख के चलनी है कि देखो मैंने जो तुम्हें टॉपिक कराया ना उसमें छोटा सा बस मैंने बताया है कि हम इसमें आगे पढ़ेंगे क्या, आसान है, टफ है, कैसा है। तो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि देखो पहले तो मेरे पास है, हमें कुछ कुछ ना पुराने जो टॉपिक है ना वो आने चाहिए। कौन कौन सा, मीन, मीडियन, मोड, मतलब कि माध्य, माध्यिका और जो बहुलक है, पहले हमें ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आगे के क्वेश्चन में अटकेंगे जरूर, ठीक है। तो उससे पहले हमें जो टाइप्स ऑफ डाटा है वो पता होना चाहिए, मतलब कि जो आंकड़े किस किस प्रकार से, मैंने बताया ना कि मेरे पास एक होते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस, मतलब कि व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और मेरे पास क्या आवर्ती वितरण श्रृंखला, ये मैंने बताई थी। तो एक बार उसको हल्का सा और बता दे रहा हूँ, फिर देखना क्या क्या है आगे, ताकि ना आगे हम कोई सा भी जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो आसानी से हो पाए। बस इतना ध्यान रख के चलना है। देख लो, पहले लिख लो जो डाटा है, दो ग्रुप कर लो इसके। एक को बोलते हैं ग्रुप डाटा और दूसरा मेरे पास है अनग्रुप डाटा। भाई इसको ना हिंदी वाले भी सेम लिखना। अब ना सबसे जो देखो जो नेक्स्ट बात हमारे पास क्या आती है कि भाई ग्रुप डाटा के अंदर इसके 2 पार्ट करने, और जो अनग्रुप डाटा है इसके अंदर सिर्फ इसका एक ही पार्ट है। सुन जाओ, जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होते हैं उसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं, और जो मेरे पास हिंदी में है मतलब कि और इसको और बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। और फिर जो है व्यक्तिगत श्रृंखला बोल के चलते हैं इसको। अब सुनो, जो मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है या फिर जो व्यक्तिगत श्रृंखला है, ये समझो है क्या, जब भी मेरे पास डाटा सिंगल लाइन में लिखा हो जाए, मान लो कैसे 7 3 2 8 5 4 इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, ये मेरे पास कुछ भी हो सकता है। एक्स जो है ना कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे मान लो विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है, फिर विद्यार्थी के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हमारे पास आ सकती है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हो या फिर मेरे पास क्या है कि नंबर ऑफ जितने जो स्टूडेंट के जो मार्क्स आए वो हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। सिंगल वाले को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा कॉलम ऐड हो सकता है जिसमें थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजन हो, वो होता है मेरे पास सीरियल नंबर, ठीक है। ये इसमें सिंपल गिनती लिखी होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मेरे पास जिसमें सिर्फ एक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला मेरे पास है। और जो दूसरे मेरे पास है ना जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा मेरे पास 2 टाइप से होते हैं। पहला जो है वो डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं इसको।
और जो दूसरा है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। सुनो, जो डिस्क्रीट सीरीज है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रृंखला। ये मेरे पास खंडित श्रृंखला है। और जो दूसरी मेरे पास है उसको बोलते हैं आवर्ती वितरण श्रृंखला। भाई देखो, पहले ना हमें जितनी भी ये बातें हैं, अगर इसमें दिक्कत आती है तो भाई बाद में दिक्कत आएगी जरूर। जो खंडित श्रृंखला है ना, ये मेरे पास इसमें एक x होता है, दूसरा होता है f। अभी मैं ना x और f दोनों का मतलब बताऊंगा क्या क्या है, पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 2 लिखा है, 3 है, 5, 7, 9 है। फिर f जो है मान लो 5 है, 4 है, 2, 1, 7 लिखा हुआ है। अब सुनो, मेरे पास ना होता क्या है कि जो खंडित श्रृंखला है जिसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, उसमें एक वैल्यू मेरे पास x होगी, दूसरी f होगी, और जो अगला है कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसमें मेरे पास एक होता है क्लास इंटरवल। जो मेरे पास क्लास इंटरवल, दूसरा है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ऐसा हो सकता है 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आगे तक जा सकता है। यहाँ पे मान लो 7, 3, 2, 5, 9 इस तरीके से लिखा है मेरे पे। अब भाई हमें ना सिर्फ इसका ये मान लो सिर्फ लिखा है वैसे हमें मतलब नहीं पता होना चाहिए, हमें वो सारी की सारी बात पता होना चाहिए जिस तरीके से डाटा बनते हैं। एक्चुअल में डाटा मेरे पास इस तरीके से ही होता है, इस तरीके से पहले पहुंचते हैं इस वाले तरीके से, फिर इस वाले से पहुंचते हैं इस पे। समझो हम इस वाले से इस वाले पे क्यों जाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो डाटा है ना, मेरे पास सिंगल लाइन का डाटा कैसे लिखा होता है, इस तरीके से। जैसे मान लो मैं लिख दिया कि 7, 2, 8, 5, 4, 2, 2, 8, 3, 7, 7, 6, 6, 6, 3, 2, 1, 5, 8, 8, फिर मान लो 9, 9, 9, मान लो ऐसा लिखा हुआ डाटा। तो भाई इस डाटा को ना हम एक हद तक, इस डाटा को क्या है कि हम एक हद तक तो लिख सकते हैं, एक लिमिट तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बहुत लंबा डाटा हो ना, हम उसको क्या है कि ऐसे नहीं लिख सकते। कोई सा जो कलेक्शन ऑफ जो डाटा होता है उसको क्या है कि एक हद तक तो ऐसे लिख लेंगे, और दूसरा क्या है कि मेरे पास जैसे ही ये डाटा और लंबे हो जाते हैं हम इससे पहुंचते हैं इस वाले पे। भाई इस वाले से इस वाले पे मतलब कि जो मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज से हम डिस्क्रीट सीरीज पे कैसे पहुंचते हैं हमें पता होना चाहिए। देखो हम पहले देखेंगे 7 लिखा है मेरे पास, 7 है, फिर अगला क्या है 2 है, फिर अच्छा x की वैल्यू नहीं 7 है, फिर 2 है, फिर मेरे पास आ गया 8, फिर है 5, फिर है 4, फिर दोबारा 2 है। तो यहाँ पे इसकी पहले फ्रीक्वेंसी बना लो, 1 2 बार 2 हो गया, फिर एक और बार 2 है। तो ये देखो एक तो पहले यहाँ पे था ये 2, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर और देखो और क्या मेरे पास 8 है, तो 8 मेरे पास 2 बार हो रखा है, फिर 3 है, 3 नहीं है 3 लिख दो, फिर 7 है, 7 है मेरे पास यहाँ पे, तो एक पहले से ही है 2 3 ये और ये, फिर मेरे पास 6 3 बार लिखा हुआ है, 6 है यहाँ पे, 6 नहीं है तो 6 और फिर 3, 3 बार कर दो इसको, फिर 3 है, 3 कहाँ पे भाई 3 2 बार बढ़ गया क्योंकि एक 3 पहले भी था अभी भी है, फिर 2 में एक और बढ़ा दो, फिर 1 है, 1 है यहाँ पे कहीं नहीं है, 1 लिख दिया मैंने, 1 बार है, फिर 5 है, 5 कितने बार भाई 1 पहले से ही है 2 बार हो गया, फिर 8 2 बार और है तो 1 2, फिर क्या अगला मेरे पास 9 3 बार है, 9 तो है यहाँ पे कहीं है नहीं तो यहाँ पे 9 लिख दो, 1 2 3। अब ये जो मेरे पास जो ये बनी है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 की 2, 4 की 1, 3 की 2 है और 6 की 3 है और 1 की 1 है और 9 की 3 है। तो बताओ ये बात समझ में आई सबको कि मैंने फ्रीक्वेंसी बनाई कैसे। अब इस डाटा का मतलब क्या है भाई, इस डाटा का मतलब है 2 लिखा है 5 बार, 3 लिखा है 4 बार, 5 लिखा है 2 बार, 7 लिखा है 1 बार, 9 लिखा है 7 बार। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो हम क्या है कि इस टाइप के डाटा से इस पे कैसे आए और इस वाले से हम इस पे कैसे गए थे। अब मान लो डाटा ना बहुत लंबा है, ठीक है, डाटा के मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबे है, मतलब कि मान लो यहाँ पे ना नंबर जो पॉइंट में लिखे हुए आ रहे हैं बहुत से 7.1 7.2 7.3 7.24 7.25 7.26 ऐसे बहुत लंबा डाटा लिखा हुआ है। अब अगला क्या करूँगा मैं बोलूँगा भाई सिंपल सी बात है, 0 से 10 के बीच में जो सारे नंबर हैं वो यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में कितने नंबर है 7 नंबर है। मैंने बोला 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है 3 नंबर है। फिर अगला बोला हूँ 20 से
30 के बीच में कितने नंबर है? 2 है। फिर 30 से 40 के बीच में कितने नंबर है? 5 है। 40 से 50 के बीच में 9 नंबर। ये बात ध्यान रखनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर सिर्फ 9 तक के नंबर, मतलब कि 10 से पीछे पीछे के नंबर आएंगे। यहाँ पे 20 से पीछे पीछे, भाई 20 इसके अंदर नहीं आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो उस वाले से इस पे कैसे आए, इस वाले से इस पे कैसे गए, ये बात पता लग गई। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं ना, सबसे जो लंबा फॉर्मूला पड़ता है इस वाले, मतलब कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जो आवर्ती वितरण श्रृंखला है, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पहले चेंज करेंगे। इस वाले के अंदर जो मेरे पास आवर्ती वितरण है, इसको पहले हम चेंज करेंगे इसके अंदर, फिर जाके इसका फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आसान, मतलब कि उस वाले से इससे थोड़ा टफ होता है, इस वाले से आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डाटा को चेंज करेंगे इसके अंदर। तो भाई देखो, इस वाले से इसमें कैसे पहुंचते हैं, सिंपल सी बात देखो, सी आई है, एफ तो मेरे पास पहले से ही है ना, एफ मेरे पास है पहले से। एफ अगर पहले से ही है मेरे पास, तो सिंपल सा क्या करना है इसके अंदर, एफ पहले तो एक्स निकालना है, सिर्फ एफ मेरे पास पहले से ही सिर्फ एक्स निकालना है। एक्स मैंने निकालना पहले ही बहुत बार बताया, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐसे 0 प्लस में 10/2, कितना 10/2 इज इक्वल टू 5। पहला क्या आ गया, 5 आ गया। तो मेरे पास पहला क्या आ गया, 5। अब ना करना क्या है, अगर मेरे पास पहला 5 आ रखा है, हमें देखना सबके बीच का अंतर कितने कितने का, सबके बीच की जगह, मतलब कि जो डिफरेंस है 10 का अंतर है ना। अब इसमें क्या करो, 10 जोड़ते हो, अपने आप आ जाएगा। 5 में 10 जोड़ूंगा 15, 15 में 10 जोड़ दो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, फिर 45। तो बताओ भाई, इस डाटा से इसमें जाना आ गया, मैंने x निकाल दिया और जो f पहले से था ही। इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं। पहले हम ना जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, इस वाले को देखो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके भी, लेकिन पहले इस वाले को इसमें चेंज करवाऊंगा, ताकि मतलब क्वेश्चन करने में कम टाइम लगे। ये बात ध्यान रखना। ये सारा पहले एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो है इसके जितने फॉर्मूले बनते हैं ना बुक के अंदर, वो सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा। तो देखो